कोर ऑडिट प्रोसेस। बहुत रिसर्च करके, सभी स्टैंडर्ड्स को समझ के, स्टैंडर्ड्स के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने इनकॉर्पोरेट किए और हमने ये बनाया कि स्टैंडर्ड्स के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप ऑडिट कैसे होना चाहिए, उसको नाम दिया हम लोगों ने कोर ऑडिट प्रोसेस। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये फ्लो समझ में आ जाता है, प्रोसेस समझ में आ जाता है, तो आपका एक जबरदस्त बेस क्रिएट हो जाएगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को समझने के लिए। हम लोगों ने ऑडिट कैसे करना, ये पूरा प्रोसेस 5 फेजेस में हम लोगों ने डिवाइड किया है। पहला, ऑडिट में इनिशियल फेज होता है, उसके बाद में प्लानिंग, इसका मतलब समझेंगे, प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट फेज होता है। प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन फेज होता है, या उसको रिस्पॉन्स टू रिस्क बोलते हैं, विल सी, देखेंगे। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग फेज होता है और फिर कुछ अदर पॉइंट। ऐसे 5 फेजेस में हम लोगों ने पूरे प्रोसेस को बांटा है। पहला फेज, इमेजिन करिए आपका बहुत बड़ा ऑफिस है, आपका खुद का पर्सनल कैबिन है, 200 स्क्वायर फुट का आपका पर्सनल कैबिन। आपके 1000 स्क्वायर फुट के ऑफिस में, और आपके ऑफिस में रिसेप्शन है। अब क्लाइंट आता है रिसेप्शन पे और बोलता है मुझे ऑडिट करवाना है, मुझे चार्ट अकाउंटेंट सर से मिलना है, ऑडिट करवाना है। दैट इज ऑडिट ऑफर्ड। तो रिसेप्शन पे जो बंदा बैठा है वो बोलता है सर प्लीज बैठिए, हमको स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी अगर ऑडिट के लिए आता है तो उससे पूछना क्या आप प्री कंडीशंस, मतलब बेसिक कंडीशंस ऑडिट की फुलफिल करते हो क्या। तो सामने वाला पूछता है बताओ, बोले सर 2 कंडीशन है। नंबर 1, क्या आप एग्रीमेंट में लिखकर दोगे क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आपकी जिम्मेदारी है। बोले हाँ हाँ, मेरे पास में अकाउंटेंट है, 2 अकाउंटेंट है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देंगे। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए एक चीज लगती है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रक्चर। तो बोले जो फ्रेमवर्क आप लगाओगे उसको टेक्निकली बोलते हैं एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। बोले हाँ हाँ, हम लोग इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
और शेड्यूल 3 के हिसाब से चलते हैं। वेरी गुड। इंडिया में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में 3 चीजें आती है: अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, शेड्यूल 3, गाइडेंस नोट्स ऑन अकाउंटिंग, अगर जरूरत पड़े तो। हाँ बोले, अच्छा वो फॉलो करते हो तो अच्छा, बहुत ही बढ़िया है सर। 2 प्री कंडीशन खत्म हुई, बहुत अच्छी बात है। आप अग्रीमेंट में लिख कर देने को तैयार हो कि अकाउंटिंग आप करोगे, और आप बोल रहे हो कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो होता है, बेसिक प्रिंसिपल्स और फॉर्मेट आप लोग जो फॉलो करते हो, वो एएस शेड्यूल 3 गाइडेंस नोट के ऊपर बेस्ड है। बहुत अच्छा है, वो तो अच्छा है सर, आप परफेक्ट है। 2 प्री कंडीशन फुलफिल हो गई, आप सर से मिलने जा सकते हो। जैसे ही बंदा उठता है, अरे सर और एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। आप कोई लिमिटेशन ऑन स्कोप तो नहीं डालोगे अभी से? कुछ ऐसा दिमाग में है क्या आपके? लिमिटेशन ऑन स्कोप मतलब, लिमिटेशन मतलब रिस्ट्रिक्शंस। आप कोई दिमाग में आपके अभी से रिस्ट्रिक्शन डालने का तो नहीं सोच रहे हो? स्कोप मतलब रेंज ऑफ एक्टिविटीज, रेंज ऑफ वर्क विच वी परफॉर्म इन ऑडिट, उसको स्कोप बोलते हैं। और बोले नहीं नहीं, बोले मेरे दिमाग में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन डालने का नहीं है, मैं पूरा फ्रीडम देना चाहता हूं, ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं है। अच्छा ठीक है सर, आपने प्री कंडीशंस भी फुलफिल कर दी और आप कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाना चाहते, प्लीज आप केबिन में जाइए, सर से मिलिए। बंदा नॉक करता है, केबिन में आता है, सामने बैठता है। हम चार्ट अकाउंटेंट है, हम उसको बोलते हैं सर आइए। बोले असाइनमेंट लेने के वक्त, बोले हमको एक छोटा सा काम करना पड़ता है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। मतलब कोई भी असाइनमेंट जब आता है तो कुछ इनिशियल काम करना पड़ता है। इनिशियल मतलब प्रिलिमिनरी, शुरुआती काम करना पड़ता है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। तो क्लाइंट बोलता है बिल्कुल बिल्कुल सर करिए। बोले इसमें हम पहला आपको फ्रैंकली बता रहे हैं, हम आपको ये 10 पेज का फॉर्म भर रहे हैं। इसमें आपकी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, करंट इंफॉर्मेशन, लीगल इंफॉर्मेशन, सब 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 डाल दीजिए। हम इसको बैठकर पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, गूगल सर्च करेंगे, आपकी कंपनी के बारे में जानेंगे, मार्केट में पूछेंगे, ये सब होने वाला है सर। और हम सोचेंगे कि आपका असाइनमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एक्सेप्ट करे या नहीं। पिछले साल कर चुके तो इस साल सोचना है कंटिन्यू करे या नहीं। देखिए ऑडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेंसिटिव और कोलैबोरेटिव एक्टिविटी है। इट्स अ कोलैबोरेटिव एक्टिविटी। मतलब हम पूरा ऑडिट होता कैसे है, क्लाइंट हमको जानकारियां देता है, जो हम लोग मांगते क्लाइंट देता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से ऑडिट होता है। हम इंफॉर्मेशन मांगते रहते हैं, वो इंफॉर्मेशन देता रहता है, साथ में मिलकर करते हैं। इसलिए सामने वाला बंदा कितना अच्छा है, ऑनेस्ट बंदा है क्या, इंटीग्रिटी वाला बंदा है क्या, भरोसा कर सकते क्या उसके ऊपर, ये सोचना पड़ता है। ये सोच समझ के ही हम लोग हाँ बोलते हैं। अभी वहां पे जो ऐसे नंबर दिए उस पर ध्यान मत दीजिए, वो सब आपको बाद में मैं पूरे याद करा दूंगा, पूरे के पूरे, सारे के सारे याद करा दूंगा। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है छोटा सा, सारे ऐसे नंबर याद हो जाते हैं। ठीक है, 10-15 मिनट में याद हो जाएंगे पूरे के पूरे। यस, और भूले तो पैसे वापस, प्रपोर्शनेटली। बोले अगर सब पॉजिटिव निकला, फिर हम एक बार और सोचेंगे कि एथिकल और इंडिपेंडेंट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमको पता चला कि हमारे फर्म में आपके बहुत सारे रिश्तेदार काम करते हैं,
तो हम ख्याल रखेंगे कि आपके रिश्तेदारों को आपका ही ऑडिट करने के लिए नहीं भेजेंगे। वी विल नॉट सेंड इट टू यू। सही नहीं होगा। वो भी हम सोच लेंगे एथिकल इंडिपेंडेंट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। फाइनली हम लोग आपस में सब क्लियर हो गया तो एंगेजमेंट लेटर आपस में अग्रीमेंट बना लेंगे ऑडिट का। डन, बन जाता है। पहला फेज खत्म, दैट्स इनिशियल फेज। फिर से आपको बता दूं, आपको इमेजिन करना है, क्लाइंट आता है, बोलता है मुझे ऑडिट करवाना है, ऑडिट ऑफर करता है। रिसेप्शन पे जो बंदा होता है वो बोलता है बैठिए, तो बेसिक कंडीशन प्री कंडीशन फुलफिल करिए, बताइए कि आप अग्रीमेंट में लिख कर देने को तैयार है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आपकी जिम्मेदारी है। बोले हाँ। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए जो फ्रेमवर्क एप्लीकेबल फ्रेमवर्क आप यूज करोगे वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। अरे बोले एएस यूज कर रहे हो, अच्छा वेरी गुड। फिर जब बंदा उठ के अंदर जाना था उसको और एक पूछ लेते हैं कि अभी से कोई लिमिटेशंस रिस्ट्रिक्शंस तो आपके दिमाग में नहीं जो आप डालने का सोच रहे हो? नहीं। फिर बंदा कैबिन में आता है, हमारे सामने बैठता है, उसको बोलते हैं कि हम प्रिलिमिनरी इनिशियल एंगेजमेंट एक्टिविटीज करना चाहते हैं, मतलब कुछ असाइन एंगेजमेंट मतलब असाइनमेंट की बात करना चाहते हैं। पहला हम सोचेंगे आपका असाइनमेंट एक्सेप्ट करे या ना करे, कंटिन्यू करे या ना करे। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें सोचते हैं, बंदा ऑनेस्ट इंटीग्रिटी वाला है ना, और हमारे पास में इस इंडस्ट्री का कॉम्पिटेंस है ना। अगर है तो आगे सोचते हैं एथिकल इंडिपेंडेंट रहने के लिए क्या करना होगा। फाइनली एंगेजमेंट लेटर साइन करते, अब ये तय हो गया कि हम आपका ऑडिट कर रहे हैं, इनिशियल फेज खत्म। तो जब तय हो जाता है कि हम आपका ऑडिट कर रहे हैं तो आपका इनिशियल फेज खत्म हो जाता है। अब क्लाइंट चला गया, अब क्लाइंट चला गया, तय हो गया है हम आपको ऑडिट कर रहे हैं, क्लाइंट चला गया। चार्ट अकाउंटेंट प्लानिंग पे बैठेगा, प्लानिंग पे बैठेगा। प्लानिंग में पहले ब्रॉड ब्रॉड इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस ब्रॉड इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बनाएगा कि ऑडिट कैसे करना है। देखिए ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू, एक हल्का फुल्का अपने को नॉलेज होना चाहिए, हल्का फुल्का, जितनी बातें बोल रहे हो उतना ही। एक ब्रॉड गाइडलाइंस बनाता है कि भाई मुझे मंथली ऑडिट करना है, कि क्वार्टरली करना है, कि हाफ ईयरली करना है, कि एनुअल करना है साल खत्म होने के बाद। उसके बाद प्लान बनाता है। प्लान इज अ डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कि टीम मेंबर को क्या काम करना है पर्टिकुलर एरिया में। जैसे जैसे और जानकारी मिलती है स्ट्रेटेजी और प्लान को हम अपडेट करते रहते हैं। जैसे किसी एरिया में अगर हमको फ्रॉड मिला जो हमको एक्सपेक्टेड नहीं था, तो उस एरिया की स्ट्रेटेजी और प्लान को हम बदल देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ये पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर बेस्ड है। और ये स्टैंडर्ड्स में लिखा है जो ऑडिट हमको करना है वो रिस्क बेस्ड ऑडिट करना है। मतलब गधा मजूरी नहीं करनी है, क्वांटम बेस्ड ऑडिट नहीं करना है। क्वांटम बेस्ड मतलब सर कि भाई अपन ने सोचा कि ऑडिट पे हमको सपोज 400 घंटे काम करना है, 400 घंटे, और 40 आइटम है, 400 डिवाइड बाय 40, करेक्ट। आपके 10-10 घंटे सबको दे दो, अरे ऐसा काम नहीं होगा।
क्वांटम बेस्ड ऑडिट नहीं करना है, ऐसा नहीं होगा। रिस्क बेस्ड ऑडिट मतलब जहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वहां पे जाकर हम लोग ऑडिट ज्यादा करेंगे। अच्छा, इसीलिए प्लानिंग करके जब निकलते सबसे पहला काम करते हैं ये क्या काम कर रहे हैं हम लोग। आपको पता है, मैंने भी रिस्क की बात की। रिस्क मतलब क्या? रिस्क मतलब गलती, कुछ गलत होने के चांसेस। गाड़ी चाहे तो स्लिप होने के चांसेस है, दैट इज अ रिस्क। शेयर मार्केट में पैसा डालोगे तो पैसा डूबने के चांसेस है, दैट इज अ रिस्क। सपोज हमने सोचा कि, मेरे एग्जाम्पल सेम ही रहते हैं हर जगह पे, कि हम लोग से मुंबई से लद्दाख जाएंगे बाइक के ऊपर। अब हमको पता करना है कि क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या क्या रिस्क हो सकती है, तो हम क्या करेंगे? कॉमन सेंस से हम क्या करेंगे? हम पहले गूगल मैप्स पे आके देखेंगे क्या रास्ता है, कितना लंबा रास्ता है, कोई डेंजरस रोड है क्या, खतरनाक रोड है क्या। हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे कि बाइक राइड ऑफ लद्दाख, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या गड़बड़ हो सकती है। हम यूट्यूब के वीडियोस देखेंगे, कोई गया होगा उससे बात करेंगे, कोई ट्रैवल एजेंट से बात करेंगे, ताकि हमको पूरी जानकारी मिले और हमको पता चले कि कहां कहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, कहां कहां पे गड़बड़ हो सकती है। तब हमको पता चलेगा कि लद्दाख जाने में रिस्क क्या है। वैसे ही अगर आपको कंपनी के अंदर, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां कहां पे क्या क्या गलती हो सकती है, अगर आपको ये समझना है, तो आपको पहले कंपनी की जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। हमको फैक्ट्री विजिट करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, प्रोडक्ट समझना पड़ेगा, मार्केट समझना पड़ेगा, इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा क्या चल रहा है। उसको हम टेक्निकल वर्ड देते हैं कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग। पहले हमको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। किसी भी ऑडिट में पहले जाकर हमको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, ताकि हम इसकी मदद से रिस्क पता कर सके। तो अगली बार कहीं पर भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आता है, इसका मतलब होता है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग, मतलब जानकारी इकट्ठा करना, हासिल करना, ताकि इस जानकारी के मदद से मैं आगे जाकर रिस्की एरियाज पता कर सकूं। यह वर्ड बहुत जगह आएगा और यही तो करना पड़ता है ऑडिटर को। जानकारी बहुत इकट्ठा करनी पड़ती है। जैसे पुलिस वाले लोग बहुत जानकारी इकट्ठा करते, सीबीआई वाले बहुत जानकारी इकट्ठा करते, वैसे ऑडिटर को भी बहुत जानकारी इकट्ठा करना पड़ता है। जहां पर भी आपको ये वर्ड देखने को मिले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इसका मतलब जानकारी इकट्ठा करना, ताकि इसकी मदद से रिस्की एरियाज हम लोग आइडेंटिफाई कर सके। एक ऐसे है 315, हम लोग देखेंगे ऐसे नंबर क्या होते हैं, वो भी सब बताऊंगा मैं, चिंता मत करो। उसमें बताया जाता है, समझाया जाता है कि जानकारी कैसे इकट्ठा करना,
कौन सी जानकारी इकट्ठा करना पूरे कंपनी के लिए। लेकिन इसके अलावा बाकी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में भी इसका नाम आता रहता है। अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, जैसे ऐसे है, ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी के ऊपर है, वहां पर भी आएगा। वहां पे क्यों आएगा? वहां पे रिलेटेड पार्टी की क्या जानकारी इकट्ठा करना, ताकि उससे रिस्क पता चल सके, वो समझाया है। ऐसे 240 फ्रॉड के बारे में है, वहां पर भी बताया है कि क्या जानकारी इकट्ठा करना, कैसे इकट्ठा करना, ताकि फ्रॉड के बारे में हम चीजें पता कर सके। तो ये वर्ड बहुत बार रिपीट होता है, क्योंकि ऑडिट के दौरान हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं, ताकि पता कर सके रिस्क कहां पे है। फिर अगला है, जानकारी इकट्ठा करने के बाद आइडेंटिफाइंग द रिस्क, मतलब एग्जैक्टली कहां गलती हो सकती है। असेसिंग द रिस्क, छोटी रिस्क है कि बड़ी रिस्क है, उसका नेचर क्या है। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क, लेकिन अलग अलग है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में ये अलग अलग है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कभी भी पहले होता है, जानकारी इकट्ठा करने का काम है ये, ताकि इसकी मदद से अगला स्टेप लगा सके। जानकारी इकट्ठा करने का अगला स्टेप आइडेंटिफाइंग रिस्क, एग्जैक्टली कहां पे गलती होने वाली है, किस तरह की गलती होने वाली है, ये अगला स्टेप है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एज आई सेड, मेरे एग्जांपल भी मैं स्टैंडर्ड रखता हूं, ताकि बच्चे अगर फिर से भी सुने तो कोई कंफ्यूजन ना हो। जब हम जानकारी इकट्ठा कर रहे थे रिस्क पता करने के लिए, तो हम लोगों को पता चला कि कंपनी में, की इंडस्ट्री में स्लो डाउन है, रिसेशन है, टर्नओवर कम होते जा रहे हैं, इंडस्ट्री में कुछ कंपनियां बैंकरप्ट हो गई है, मंदी छा रही है, ऐसा हमको पता चला। फिर हमने सोचा, मंदी छाएगी तो उससे कहां प्रॉब्लम जा सकता है बिजनेस में। बोले आज से 20 साल पहले ऐसा हुआ था, तो आधे डेटर्स ने पैसे डुबा दिए थे। डेटर के अंदर गड़बड़ हो सकती है, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग रिस्क। इन्वेंट्री बिकेगी नहीं, ऑब्सलीट हो सकती है, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग द रिस्क। असेस करो, डेटर 500 करोड़ के है, 50%, मतलब पिछले बार जब ऐसा हुआ था लास्ट टाइम, तो 50% लोगों ने पैसे डुबाए थे, मतलब डेटर के अंदर 250 करोड़ की रिस्क है। हाई रिस्क, हाई लेवल ऑफ रिस्क है। इन्वेंट्री सिर्फ 10 करोड़ की है और स्क्रैप में भी बिकेगी तो 6 करोड़ तो मिल ही जाएंगे, मतलब सिर्फ 4 करोड़ की रिस्क है। दिस इज कॉल्ड असेसिंग रिस्क। अब असेस करते वक्त ये तो देखना ही है कि बड़ी रिस्क कौन सी है, छोटी रिस्क कौन सी है, और एक चीज देखनी पड़ती है, इज इट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क।
और असर्शन लेवल रिस्क। सर अब ये क्या होता है, बताता हूं मैं, आई विल टेल यू क्या होता है। सपोज हमको जानकारी मिली कि कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर चेंज किया है। इन द मंथ ऑफ अगस्त, 1 अगस्त से उन्होंने नया सॉफ्टवेयर लगाया। जब भी पुराने सॉफ्टवेयर से नए सॉफ्टवेयर में शिफ्ट होते हैं, ये जानकारी मिली हमको, फिर हमने सोचा क्या होगा। तो शिफ्टिंग में हो सकता है कि पुराने बैलेंसेस कुछ छूट जाए, गलत हो जाए, गलत जगह पे चले जाए, हो सकता है। और नया सॉफ्टवेयर समझने में समय लगता है, हो सकता है अगस्त के महीने में बहुत सारी गलतियां हो। जब आपको ऐसे सरकमस्टांसेस नजर आ रहे हैं, सिचुएशन नजर आ रही है आपको, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पर भी गलती हो सकती है, एनीवेयर, कहीं पर भी गलतियां हो सकती है, एनी इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी कैन गो रॉन्ग, तो ऐसे रिस्क को फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क बोला जाता है। और एग्जाम्पल, मैनेजमेंट चोर है, नीयत खराब है, कहीं पर भी गड़बड़ कर सकते हैं, कहीं से भी चोरी कर सकते हैं कंपनी में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। या फिर मैनेजमेंट पे बहुत प्रेशर है प्रॉफिट दिखाने का कंपनी में, क्योंकि इन्वेस्टर से पैसे लिए हुए हैं, प्रॉफिट दिखाने के लिए लोग कहीं पर भी गड़बड़ कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे इंपॉर्टेंट डेज है इंडिया के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेज है। पूरा इंडिया हाई अलर्ट पे रहता है, क्योंकि जो हमारे दुश्मन है वो कोशिश करेंगे यही डेट्स के ऊपर इंडिया में अटैक हो, ताकि इंडिया को नीचा दिखा सके कि देखो तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट डेज पे हमने आपको अटैक किया। तो कहीं पर भी गड़बड़ हो सकती है, पूरा इंडिया हाई अलर्ट पे रहता है, हमको नहीं पता एग्जैक्टली कहां पे, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। तो ज्यादा खतरनाक है। अगर आपको सरकमस्टांसेस, सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि इसके वजह से कहीं पर भी प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं पर भी गलतियां हो सकती है, तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क बोलते हैं। उसको डील करने का, चेक करने का तरीका अलग होता है, मैनेज करने का तरीका अलग होता है, इसलिए उसको उसको अलग कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। दूसरा होता है असर्शन लेवल रिस्क। अब ये वर्ड आप अच्छे से समझिए, क्योंकि ये वर्ड बार बार लगातार न जाने कितने बार रिपीट होगा, और आपने उसका मतलब समझना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। अगर आप दूसरे को समझा सकते हो, किसी को, मतलब आपको समझ में आया है। अगर आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी ओन वर्ड्स में, मतलब आपको समझ में आया है। क्या होते हैं असर्शंस? देखिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर है, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, वो असर्शन है। देखो, इंग्लिश में असर्ट मतलब बोलना, बोलना, बताना, इंफॉर्मेशन देना।
हमारे लिए ऑडिट में इसका मतलब है all the information given in financial statement, जितनी भी जानकारियां दी है, ये असर्शन है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट बनाता है और हम जाकर उसको चेक करते हैं। अगर उन्होंने बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो दे रहे जानकारी, इसीलिए इसको मैनेजमेंट असर्शंस भी बोलते हैं। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट दी हुई है, एफएसटी मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे लिखा हुआ है कि हमारी डेप्रिसिएशन पॉलिसी डब्ल्यूडीवी है, इन्वेंट्री वेटेड एवरेज पे चल जाते हैं, साफ साफ जो बातें लिखी है, हमारा टर्नओवर 10,000 करोड़ है, जो बातें लिखी है उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट असर्शन। मतलब जो भी हमारे इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी, नोट्स टू अकाउंट जो लिखा है वो सब एक्सप्लिसिट असर्शन है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली लिखी नहीं है, अंडरस्टूड, इंटरप्रिटेड, अज्यूम्ड, जो लोग समझते हैं, जो लिखा नहीं है लेकिन लोग इस चीज को समझते हैं, इंटरप्रीट करते हैं, अज्यूम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट असर्शन। देखिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम एक्सपेंस है, कैश फ्लो की इनफ्लो आउटफ्लोज है, एसेट्स और लाइबिलिटीज है, और आखिरी में नोट्स टू अकाउंट्स है। 3 तरह का डेटा है। जो 3 तरह का डेटा लिखा हुआ है ये सब एक्सप्लिसिट साफ साफ लिखा हुआ है। लोग ये 3 तरह के डेटा को देखते हैं और कुछ बातें अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इंटरप्रीट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट असर्शन। अब जो लिखा है उसको क्या एक्सप्लेन करना, एक्सप्लिसिट असर्शन को और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग अज्यूम कर लेते हैं उसको स्टैंडर्ड्स ने एक्सप्लेन किया है। देखिए अगर मैं इम्प्लिसिट असर्शन की बात करता हूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 तरह का डेटा है, तो उसके 3 तरह के असर्शन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको इनकम एक्सपेंस मिलेंगे, कैश इनफ्लो आउटफ्लो मिलेगा,
इसी का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस। आपको ट्रांजैक्शंस के बाद आखिरी में क्या बच जाएंगे? एसेट्स और लाइबिलिटी। इसी का मतलब होता है अकाउंट बैलेंसेस। जो आखिरी में बच जाते हैं वो बैलेंसेस। फिर नोट्स टू अकाउंट्स होता है। इसी का मतलब होता है डिस्क्लोजर्स। आपको तीन तरह का डेटा हमेशा मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ट्रांजैक्शंस का मतलब इनकम, एक्सपेंस, कैश इनफ्लो आउटफ्लो। बैलेंसेस का मतलब एसेट लाइबिलिटी। डिस्क्लोजर्स मतलब नोट्स टू अकाउंट्स। और इसके इम्प्लिसिट असर्शंस वो समझाते हैं। पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपका। सपोज बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग 100 करोड़ का है। लोग देखते हैं तो ये इंटरप्रीट करते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये रियलिटी में होगा, जमीनें होगी, बिल्डिंग्स होगी। दे अज्यूम, दे इंटरप्रीट दैट इन रियलिटी इट एग्जिस्ट। लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि एग्जिस्ट करता होगा। एग्जिस्टेंस इज द असर्शन। लिखा है मतलब ये जानकारी मिल रही है, ये अंडरस्टूड है कि इट एग्जिस्ट्स। फिर लोग ये मान लेते हैं कोई भी लैंड, प्लॉट, फ्लैट छूटा नहीं होगा, कुछ भी छूटा नहीं होगा। कंपनी के पास जितनी लैंड बिल्डिंग है सब इसमें कवर हो गई। कंप्लीटनेस। फिर लोग ये मान लेते हैं कि कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन एकदम सही होगा, ये अमाउंट एकदम सही होगा। वैल्यूएशन। और हमारे बैलेंस शीट में लिखा है मतलब हम ही इसके ओनर होंगे। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का कहना है एसेट्स और लाइबिलिटी के जो बैलेंसेस होते हैं उसको देखकर लोग ये अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, इंटरप्रीट करते हैं कि वो एग्जिस्ट करता होगा, रियल है, कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, वैल्यूएशन सही है। और हमारे बैलेंस शीट में लिखा है मतलब सही में कंपनी ही इसकी मालिक होगी। एसेट के लिए वर्ड है राइट्स और लाइबिलिटी के लिए ऑब्लिगेशन। ये चार असर्शंस है बैलेंसेस के, या फिर बोलिए एसेट्स और लाइबिलिटी के। जैसे अब अगर मैं बात करता हूं ट्रांजैक्शंस में, तो पीएनएल में सेल्स है 1000 करोड़।
तो लोग देखते से ही ये मानेंगे कि सही में इतना सेल हुआ होगा, ये रियल है, ऐसी चीजें हुई होगी, ऑकरेंस। वहां पे वर्ड था एग्जिस्टेंस रियलिटी के लिए, यहां पे वर्ड है ऑकरेंस। फिर लोग मान लेते हैं कि कुछ भी छूटा नहीं होगा। कंप्लीटनेस, एक एक प्रोडक्ट, एक एक ट्रांजैक्शन आया होगा, एक एक ब्रांच आई होगी। फिर लोग मान लेते हैं कि अमाउंट सही होगा। एक्यूरेसी, देखिए कंपेयर करिए, रियलिटी के लिए वर्ड था एग्जिस्टेंस, यहां पे वर्ड है ऑकरेंस। वहां पे था कंप्लीटनेस, यहां पर भी कंप्लीटनेस। वहां पे अमाउंट के लिए था वैल्यूएशन, यहां पे ट्रांजैक्शन के लिए एक्यूरेसी। वहां पे ये स्पेशल था, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यहां पे दो स्पेशल हम लोग देखने वाले हैं। कि ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू सही हुआ है, रेवेन्यू में भी डिपार्टमेंट सही है, डिपार्टमेंट में भी प्रोडक्ट सही है, क्लासिफिकेशन सही है, ये लोग इंटरप्रिट करते हैं। कट ऑफ, लोग ये मान लेते हैं इस साल के ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस कंटिन्यूअसली होते हैं। 31 मार्च के ट्रांजैक्शन अगले साल नहीं गए होंगे, और अगले साल के ट्रांजैक्शन इस साल नहीं आए होंगे। जो आखिरी ट्रांजैक्शन होता है साल का, वो कट ऑफ होता है कि बस इसके पहले के इधर, इसके बाद के उधर, तो ये बराबर किया हुआ कंपनी ने, ऐसा मान लेते हैं। आपके मन में ये आ रहा होगा कि ठीक है, जितनी जानकारी दी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो असर्शंस है, जितनी जानकारी मिल रही है, जो डायरेक्टली मिल रही है वो एक्सप्लिसिट है, और जो लोग अज्यूम कर लेते हैं वो इम्प्लिसिट है। तीन तरह का डेटा है, तो तीन तरह के इम्प्लिसिट असर्शंस होते हैं। अभी दो काफी हमारे लिए, बाद में देखेंगे स्टैंडर्ड के अंदर। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा ये असर्शन का कॉन्सेप्ट बनाया क्यों है, वाई। देखिए, रिस्क दो तरह की हो सकती है, मैंने आपको बताया। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क, मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस, कंडीशन, सिचुएशन जहां पे हमको पता चलता है कहीं पर भी गलती हो सकती है। तो वो हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। नया सॉफ्टवेयर आया, कहीं पर भी गड़बड़ हो सकती है। मैनेजमेंट की नीयत खराब है, कहीं पर भी गड़बड़ हो सकती है। एएस से इंड एस शिफ्ट हो रहा है, एएस से इंड एस, कहीं पर भी गड़बड़ हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। दूसरा होता है असर्शन लेवल रिस्क। जब सिचुएशन ऐसी, हम बोल सकते एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी या नोट्स टू अकाउंट्स में गलती हो सकती है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ये जानकारी में गलती हो सकती है, दैट इज द असर्शन लेवल रिस्क। उसमें भी हम डिफाइन कर सकते हैं गलती किस चीज की हो सकती है। हो सकता है लैंड और बिल्डिंग नकली हो, है ही नहीं रियलिटी में, मतलब एग्जिस्टेंस में रिस्क है। हो सकता है कुछ लैंड बिल्डिंग छुपा दिया हो, मिसिंग है, मतलब कंप्लीटनेस में रिस्क है। हो सकता है डेप्रिसिएशन गलत निकाला हो, अमाउंट सही नहीं दिख रहा, वैल्यूएशन में रिस्क है। हो सकता हो कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, कंपनी के नाम पर ओनरशिप नहीं है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में रिस्क है। हो सकता है सेल नकली हो, ऑकरेंस में रिस्क है, कुछ सेल छूट गए हो, कंप्लीटनेस में रिस्क है। रेट या क्वांटिटी गलत हो, एक्यूरेसी में रिस्क है। हो सकता है रेवेन्यू नेचर के खर्चों को कैपिटल में डाल दिया हो, क्लासिफिकेशन में रिस्क है। हो सकता है कि इस साल के ट्रांजैक्शन अगले साल चले गए हो, कट ऑफ में रिस्क है। असर्शन के कॉन्सेप्ट के वजह से हम रिस्क को स्पेसिफिकली डिफाइन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन से आइटम में किस चीज में रिस्क है। और सीधा वहां जाकर, उस एरिया में जाकर, उस असर्शन के लिए ऑडिट प्रोसीजर हम लगा सकते हैं। एग्जिस्टेंस चेक करना है, जाके फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकली देख के आओ चीजों को। कंप्लीटनेस चेक करना है तो कुछ और करना पड़ता है, फिक्स एसेट रजिस्टर लेके बैठो, फिक्स एसेट रजिस्टर की सारी चीजें आनी चाहिए लेजर में। वैल्यूएशन में डाउट है, डेप्रिसिएशन रिकंप्यूट कर दो। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ओनरशिप में डाउट है, लीगल डॉक्यूमेंट्स लेके बैठो, एक लॉयर को बुलाओ, बताए डॉक्यूमेंट्स बराबर है क्या। हर असर्शन को चेक करने का तरीका अलग अलग है। जिस असर्शन में दिक्कत होगी उस असर्शन के हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर तय करेंगे और चेकिंग करेंगे। देखिए, पूरा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाया इसीलिए है कि ऑडिट का प्रोसेस एफिशिएंट हो और इफेक्टिव हो, कम समय में हम लोग ज्यादा काम कर सके। कॉन्सेप्ट ऑफ असर्शन की मदद से हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। हम पहले पिन पॉइंट करते हैं कौन से असर्शन में रिस्क है, उसी के लिए ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते, उसी के लिए सबूत इकट्ठा करते, उसी के लिए कंक्लूजन्स बनाते कि गलती है कि नहीं। और जब ऐसे बहुत सारे एरियाज के कंक्लूजन बन जाते हैं, फिर एक फाइनल ओपिनियन बनाते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर लग रहे हैं ना। देखिए, तो अगली बार कोई असर्शन पूछे, जितनी भी जानकारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब असर्शन है। और उसमें भी इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी, नोट्स टू अकाउंट्स के इम्प्लिसिट असर्शन होते हैं।
चार असर्शन है आपके एसेट्स और लायबिलिटी के इम्प्लिसिट, और 5 होते हैं ट्रांजैक्शंस के इनकम एक्सपेंस के। मैं आपको एग्जांपल देता हूं और फिर हम ब्रेक लेते हैं। कि हमको पता चला था इकोनॉमी मंदी में है, डेटर में, हमको डेटर में ग्रिस पता चली थी। डेटर का वैल्यू गलत हो सकता है कुछ डेटर हमारा पैसा डुबा दे, वैल्यूएशन में रिस्क है। इन्वेंट्री ना बिके, ऑब्सोलीट हो जाए, खराब हो जाए, वापस वैल्यूएशन में रिस्क है। अगर वैल्यूएशन में रिस्क है तो वैल्यूएशन को ही चेक करूंगा ना, उस वहीं पे अपना ध्यान लगाऊंगा, बाकी जगह क्यों ध्यान लगाऊं। इससे मैं एफिशिएंट बनूंगा और इफेक्टिव बनूंगा। जहां प्रॉब्लम है वहीं पे ज्यादा ध्यान लगाऊंगा। परफेक्ट है। जो वीक एरियाज है वहीं पे ज्यादा ध्यान लगाऊंगा। लेट्स फ्रीज गाइज। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप ऑडिट कैसे करना चाहिए, दैट इज कोर ऑडिट प्रोसेस। उसमें पहला इनिशियल फेज था जिसमें तय होता है असाइनमेंट करना है कि नहीं करना है और एंगेजमेंट लेटर साइन होता है। दूसरा फेज स्ट्रैटेजी बनती है, प्लान बनता है, उसको अपडेट करते हैं। प्लानिंग होने के बाद सबसे पहले मैदान में उतर के हम जानकारी इकट्ठा करते हैं ताकि उसकी मदद से रिस्क पता कर सके। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग, उसको बोलते हैं टेक्निकली रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। जानकारी इकट्ठा करने के बाद सोचते क्या गलत हो सकता है, दैट्स कॉल्ड आइडेंटिफाइंग द रिस्क। कहां गलती हो सकती है, कहीं पर भी गलती हो सकती है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है। नेचर, असेसिंग द रिस्क, नेचर। और जब पता है मुझे एग्जैक्टली इस इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी के इस पर्टिकुलर पॉइंट में गलती हो सकती है, दैट इज कॉल्ड असर्शन लेवल रिस्क। दोनों सिचुएशन को मैनेज करने का तरीका अलग है, इसलिए दोनों को बांटना पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है कि असर्शन लेवल रिस्क है। 15 अगस्त 26 जनवरी कहीं पर भी गड़बड़ हो सकती है। इंडिया में कौन सी रिस्क है, कहीं पर भी गड़बड़, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। जब बर्फ पिघलती है तो कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, वहां पे अटैक्स हो सकते हैं। हमको पता है एग्जैक्टली कहां पे गड़बड़ हो सकती है, कहां पे कैंप्स लगे हुए हैं, वही जाकर अटैक करो, वो असर्शन लेवल रिस्क है। असर्शन लेवल रिस्क अगर पता चल जाए तो बहुत मजा आता है, एकदम पिन पॉइंट जाकर वहां पर हम लोग चेकिंग करते हैं और चीजें बराबर है कि नहीं पता लगाते हैं। अब हम लोगों ने किस तरह की रिस्क है वो हमने समझा। अब अगला स्टेप, स्टेप नंबर 3। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है, सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है या फिर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी नीयत खराब है, अकाउंट्स हेड है उसको इतना अच्छा नॉलेज नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, एमैल्गमेशन के वजह से बहुत सारे बाहर के कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज आए हैं, मिक्स हो रहे हमारे इसके साथ, कहीं पर भी गड़बड़ हो सकती है। अगर ये सब इतने मैंने एग्जाम्पल दिए, कहीं पर भी अगर गड़बड़ हो सकती है तो हमने क्या करना चाहिए, ओवरऑल रिस्पॉन्स होना चाहिए। ये क्या होता है, पूरे टीम को स्ट्रांग बनाओ। टीम में सीनियर्स को ज्यादा रखो, एक्सपर्ट्स को इंक्लूड करो, टीम को बोलो अलर्ट रहेंगे, कहीं पर भी गलती हो सकती है, अलर्टनेस का लेवल बढ़ाओ। टीम को बोलो सरप्राइज चेकिंग करेंगे,
इससे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क से निपट पाएंगे। अगर आप ओवरऑल टीम को स्ट्रांग बनाते हो, उनकी प्रोसीजर्स को स्ट्रांग बनाते हो, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क से निपट पाओगे, गलतियां पकड़ पाओगे। अगर असर्शन लेवल रिस्क है, आपको पता है एग्जैक्टली कौन से इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी, नोट्स टू अकाउंट्स कहां पर गलती हो सकती है, उसमें भी किस पॉइंट में गलती हो सकती है, कौन से असर्शन में गलती हो सकती है, अगर आपको पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमारे दिमाग में हमेशा फिट रखेंगे। स्टेप नंबर 1 में जब हमने जानकारी इकट्ठा की तो हमको पता चला इंडस्ट्री में डाउनफॉल है, जानकारी इकट्ठा की। स्टेप नंबर 2 में हमने सोचा डेटर में गलती हो सकती है, डेटर पैसा डुबा सकते हैं, डेटर का अमाउंट गलत हो सकता है, जो डेटर का अमाउंट दिखता है, डेटर माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो गलत हो सकता है, वैल्यूएशन में रिस्क है। तो हम लोग जब किसी असर्शन में हमको प्रॉब्लम पता चलता है, डेटर के वैल्यूएशन में रिस्क है, तो हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ये टेक्निकल वर्ड है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं। जब असर्शन लेवल रिस्क हो तो उससे निपटने के लिए फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को लगाया जाता है। उसमें पहला क्या होता है, मैनेजमेंट को बुलाते और बोलते बैठिए, आपके कंपनी में क्या स्टेप्स है, क्या प्रोसीजर्स है जिससे आप ये ध्यान रखते हो कि डेटर पैसा ना डुबाए, डेटर पैसा ना डुबाए, इसके लिए आपके कंपनी में क्या स्टेप्स है, क्या प्रोसीजर्स है, वो बताइए। वो बोलते हैं कि बोले जब भी कोई नया डेटर आता है उससे हम लोग 20 पेज की इंफॉर्मेशन मंगाते हैं, उसकी हिस्ट्री, उसके फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन की पूरी जानकारी लेते हैं। अच्छा, और क्रेडिट रेटिंग करवाते हैं। रेटिंग एजेंसीज होती है ना, जो बताती है कि किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कितनी स्ट्रांग है, वो बताते हैं। तो उनके पास जानकारी भेजते हैं और वो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो बताती है कि फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। ओके, फिर फिर हमारे सीएफओ तय करते हैं कि इनकी क्रेडिट लिमिट कितनी होगी, इनको कितनी उधारी देनी। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर हमारे सॉफ्टवेयर में हम लोग वो लिमिट को फीड करते हैं, कभी भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस इसके ऊपर जा ही नहीं सकता, सिस्टम सेल की एंट्री एक्सेप्ट ही नहीं करता। वाह वाह, क्या तरीका है आप लोगों का, क्या सिस्टम है आप लोगों का काम करने का। तो पहले जाकर मैनेजमेंट से यह समझो कि आप इस असर्शन को प्रोटेक्ट कैसे करते हो, आप कैसे गलतियों को रोकते हो, गलतियां रोकने का आपका सिस्टम क्या है, वो बताइए और उसको टेस्ट करो। आपने बोला था कस्टमर से आप इंफॉर्मेशन लेते हो,
बताइए इस साल कितने नए कस्टमर्स आए, उनकी जानकारी दिख रही है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट्स दिख रही है, 10 कस्टमर की जानकारी दिखी, रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट दिखी, सीएफओ का मेल दिखा कि इतनी क्रेडिट लिमिट होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर के अंदर लिमिट दिखी, हमने खुद एंट्री पास करके देखा, अमाउंट के ऊपर एंट्री एक्सेप्ट ही नहीं करता। पहले मैनेजमेंट से समझो, अरे भैया तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो पहले बताओ। तुम्हारा सिस्टम क्या है बताओ, उस सिस्टम को हम टेस्ट करेंगे कि उस सिस्टम बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे समझ में आएगा कि आगे कितनी मेहनत करनी है। ये एक इंटरमीडिएरी स्टेप है, बीच में का स्टेप है, जो हमको बताता है अगर आगे मेहनत कम करनी है कि ज्यादा। अगर ये स्टेप में हमको लगा सिस्टम अच्छी है तो हमारी जो मेहनत है वो 1/4 हो जाएगी, 25% पे आ जाएगी। सिस्टम बेकार है, गलती होने के बहुत चांसेस बढ़ गए, हमारी मेहनत 4 गुना हो जाएगी, 1/4 होगी कि मेहनत 4 गुना होगी। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे डिपेंड करता है। ये कंट्रोल मतलब क्या है, जो कंट्रोल वर्ड है इसका मतलब स्टेप्स, प्रोसीजर्स, सिस्टम जो कंपनी ने बनाई है ताकि उनके हिसाब से काम हो, अच्छा काम हो, उसको बोलते हैं कंट्रोल्स। उनके हिसाब से काम हो, अच्छा काम हो, कंट्रोल्स। लेकिन हमको जो ऑडिट में रिपोर्ट देनी है वो रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे थोड़ी देनी है, सॉरी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स पे थोड़ी देनी है। हमको तो रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देनी है, बैलेंस शीट, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स बराबर है कि नहीं उस पे देनी है। डेटर्स में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए, उसका सिस्टम परखा, समझा। अब हम बैलेंस शीट के अंदर जो डेटर्स दिख रहे हैं उसको चेक करने के लिए जाते हैं। उसमें देखते हैं, इस साल के डेटर्स को पिछले साल से कंपेयर करते हैं कि डेटर नॉर्मल लग रहा है क्या। डेटर टर्नओवर रेशियो कंपेयर करते पिछले साल से, नॉर्मल लग रहा है क्या। दूसरे कंपनियों से कंपेयर करते नॉर्मल लग रहा है क्या डेटर टर्नओवर रेशियो। जब हम लोग एक्चुअल इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी को चेक करते हैं, सिस्टम को नहीं, जब हमारा इंटेंशन होता है इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी को चेक करना कि वो बराबर है कि नहीं, उसको बोलते हैं सब्सटैंशिएट करना, कंफर्म करना, वेरीफाई करना, उसको बोलते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। उसमें भी जब हम लोग डेटा लेते हैं उसको पिछले सालों से कंपेयर करते, दूसरों से कंपेयर करते, रेशियोज को, अमाउंट को, रेशियोज को, उसको बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। दिमाग लगाना, डेटा की मदद से ऑडिट करना, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रेशियोज, परसेंटेज, ग्राफ की मदद से ऑडिट करना, सबको पढ़ेंगे आगे। जब हम लोग मैदान में उतरते हैं, बैलेंस शीट में डेटा दिख रहा है ना, लेजर से मैच करा, बैलेंस शीट में जितना दिख रहा है लेजर से मैच होना चाहिए, हो रहा है। लेट जितने भी डेटर्स है इनमें से लेटर मंगाओ, कंफर्मेशन, सही में आपका इतना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है क्या। डेटर्स अगर सही होंगे 31 मार्च के तो अप्रैल में उसकी रिकवरी दिखनी चाहिए, पैसे मिल रहे हैं अप्रैल मई में, मिल रहा है क्या,
सब्सिक्वेंट कलेक्शन, इन सब को बोला जाता है टेस्ट ऑफ डिटेल। देखिए, हम पहले जाकर समझना चाहते हैं कि कंपनी के अंदर क्या स्टेप्स, प्रोसीजर, सिस्टम है असर्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसको चेक करना चाहते हैं, सिस्टम को चेक करना चाहते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और फिर हम लोग उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसके हिसाब से आगे इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी को चेक करना चाहते हैं, जो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर, उसमें दो तरीके हैं, रेशियोग्राफ, परसेंटेज की मदद लेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर, मैदान में उतरकर लेजर देखेंगे, रजिस्टर्स देखेंगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे, लेजर से मैच करना, कंफर्मेशन लेना, अगले साल कलेक्शन हुआ क्या वो देखना, दैट इज टेस्ट ऑफ डिटेल्स। और ये कॉमन सेंस है। देखो, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ने ऐसे कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं, ऐसा फ्लो बनाया है जिससे हम कम मेहनत में बहुत अच्छा ऑडिट कर सकते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां पकड़ सकते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। और कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है। सपोज मैं बता रहा हूं आपको, अगर एक सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी को सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी, तो हम क्या करेंगे, पहले जाकर देखेंगे आपकी खुद की सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग है। सीसीटीवी है क्या, बॉडीगार्ड्स है क्या, वॉचमैन है क्या, ये सब लोग वेरीफाइड है क्या, रेगुलरली बदलते हैं क्या, आने जाने वालों का आप रिकॉर्ड रखते हो क्या, आपका खुद का तरीका कैसा है, पहले वो समझेंगे। फिर हमको समझेगा कि हमको कितनी मेहनत करनी है। अगर आपके खुद के सिस्टम्स अच्छे होंगे तो हमको कम कैमरास लगाने पड़ेंगे, कम सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे, कम लोग लगाने पड़ेंगे। लेकिन बेकार है तो हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कॉमन सेंस है। कंपनी के सिस्टम्स पे डिपेंड करता है कि ऑडिटर को इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी चेक करने में मेहनत कम करनी पड़ेगी कि ज्यादा करनी पड़ेगी। जब हम चेकिंग भी करते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी को चेक करते हैं, सब कुछ चेक करना पॉसिबल नहीं है, हम लोग सैंपलिंग करते हैं। इनकम एक्सपेंस को सैंपलिंग बेसिस पे चेक करते हैं, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सेल्स का सेल्स इनवॉइस, परचेस का परचेस इनवॉइस, रेंट का रेंट अग्रीमेंट, उसको बोलते हैं वाउचर। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से चेक करते हैं, उसको बोलते हैं वाउचिंग। मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाउचर से चेक करना ट्रांजैक्शन एक्यूरेट है क्या। जब हम एसेट लायबिलिटी को चेक करते हैं उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। ये सारी मेहनत करके हम लोग सबूत इकट्ठा करते, एविडेंस। देखिए, हमको आगे जाके ओपिनियन बनाना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है क्या, सच्चे और अच्छे है क्या, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है, ये हमको बताना है। कोई भी चीज अगर हमको ओपिनियन बनाना है तो हमको उसके लिए सबूत लगेगा। सीबीआई को, पुलिस वालों को, कोर्ट को अपना जजमेंट, ओपिनियन देना पड़ता है, तो उन लोगों को सबूत चाहिए, वैसे ही हमको सबूत चाहिए। तो ये सब मेहनत करके हम लोग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा करते, सबूत। आखिरी में ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं, ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं जहां पे सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद में भी
हमारे मन में थोड़ा सा डाउट रह जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी ने कितनी गारंटीज इशू की है, हमको कैसे पता चलेगा? कहां कहां पे ये लोग क्या क्या साइन करके आए हैं, हमको पता कैसे चलेगा? क्योंकि जितनी गारंटीज इशू करते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बताना पड़ता है। हम उनसे पूछताछ करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, लेकिन उसके बाद में भी मन में डाउट रहता है तो उनको बोलते लिख कर दो अपने लेटर हेड पे, इतनी ही गारंटी इशू की है, इससे ज्यादा नहीं। तो पूरा ऑडिट करने के बाद में भी जब मन सब कुछ कर लिया, सारे सबूत इकट्ठा कर लिए जो चाहिए थे, फिर भी हमको पता है कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसीलिए हम लोग लिख कर ले लेते हैं चीजों को मैनेजमेंट से, उसको बोलते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। आखिरी में सबूत, सारे सबूत मिलने के बाद सोचते हैं, देखते हैं सबूतों को और चीजों को मैच करके देखते हैं गलतियां है क्या, उसको बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। गलतियां है क्या, मिस स्टेटमेंट। फाइनली हमको पता चलता है गलती है कि नहीं, हम लोग फिर ओपिनियन बनाते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल है क्या, ये हम लोग देखते हैं, ओपिनियन बनाते हैं, एक ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, लेकिन साइन नहीं करते। साइन करने से पहले एक नॉन टीम मेंबर को बुलाते हैं जो टीम में नहीं था इन्वॉल्व, हमारे ही फर्म का या बाहर का एक चार्ट अकाउंटेंट को बुलाते हैं, होनहार बुद्धिमान शक्तिमान, उनको बोलते हैं एक बार हमारे डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए और ऑडिट रिपोर्ट देख लीजिए, सब बराबर लग रहा है ना। एंगेजमेंट मतलब असाइनमेंट, हमने क्वालिटी काम किया है ना, अच्छा काम किया है ना, एक बार देख लीजिए। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, वो देखकर बताता है सब सही लग रहा है, फिर हम साइन करते हैं। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, एंगेजमेंट की क्वालिटी बराबर है ना, ये देखने के लिए रिव्यू करवाया जाता है। हमने कैसा ऑडिट किया, इसकी फाइलें मेंटेन की जाती है, आखिरी में फाइलें बना बना कर रखते हैं, क्योंकि कोई भी आगे आकर पूछेगा, आपने सीबीआई वाले, पुलिस वाले, कोर्ट वाले, सेबी, आरबीआई, कोई भी आकर पूछता है बताओ आपने ऑडिट बराबर किया था, ये आप प्रूफ करो, तब ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं। और असाइनमेंट जब सारे खत्म हो जाते हैं तो फर्म रेगुलर बेसिस पे अपने कंप्लीटेड असाइनमेंट्स को फिर से एक बार चेक करती है, सब बराबर था ना। ये समझ मतलब कुछ असाइनमेंट्स को 100 में से कुछ 10-15, ये देखने के लिए कि फर्म में क्वालिटी ऑडिट्स हो रहे हैं ना, फर्म में ऑडिट करने का तरीका सही है ना, ये चेक करते रहते। देखिए ये पूरा कोर ऑडिट प्रोसेस है। पहले देखा हमने, सोच समझ के असाइनमेंट लीजिए, अग्रीमेंट बनाइए, इनिशियल फेज, फिर प्लानिंग करिए, मैदान में उतरिए। स्टेप नंबर 1, जानकारी इकट्ठा करिए जिससे हम रिस्क पता कर सके। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई और असेस करिए रिस्क को। बड़ी रिस्क है, छोटी रिस्क है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है कि असर्शन लेवल पे है। स्टेप नंबर 3, चेकिंग शुरू करिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है तो टीम को स्ट्रांग बनाइए, उनके अप्रोच को स्ट्रांग बनाइए। असर्शन लेवल रिस्क है तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, पहले कंपनी का सिस्टम कितना स्ट्रांग है वो देखिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। फिर इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी को सब्सटैंशिएट करिए। 2 तरीके हैं, एयर कंडीशन चेंबर में बैठकर रेशियो ग्राफ से खेलना, एनालिटिकल प्रोसीजर। मैदान में उतरिए, लेजर देखिए, रजिस्टर देखिए, पूछताछ करिए, बैंक स्टेटमेंट देखिए, टेस्ट ऑफ डिटेल्स होता है।
सैंपलिंग करके करिए। इनकम एक्सपेंस का करोगे तो वाउचिंग है, एसेट लायबिलिटी करोगे वेरिफिकेशन है। इन सबसे सबूत इकट्ठा करते हैं। आखिरी सबूत रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, सबूतों को देखकर समझता है गलतियां है कि नहीं। फाइनली ओपिनियन बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, चेक करवाते हैं, फिर साइन करते और डॉक्यूमेंट मेंटेन करते, और रेगुलर बेसिस पे फर्म चेक करती रहती है कि सही काम हो रहा है ना। इनिशियल फेज प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट फेज, रिस्पॉन्स टू रिस्क एग्जीक्यूशन फेज, ओपिनियन बनाना रिपोर्टिंग फेज, और आखिरी में अदर। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लैरिटी हो तो आपको आगे की बातें समझना काफी आसान रहेगा।